Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will complete the second part of the topic factors affecting capital structure. टोटल 14 पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, जिसमें 7 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके थे एंड आज जो फर्दर पॉइंट्स हैं हम उनको लेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द 8th पॉइंट, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. ये वैसे भी हम फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ चुके हैं क्लास. तो व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इशू ऑफ सिक्योरिटीज. यस, वी ऑल नो क्लास कि जब भी हम शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो जब भी हम कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उसको इशू करते टाइम जो भी कॉस्ट आती है, जो भी खर्चा आता है, उसे हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. जब आप शेयर्स इशू करते हो तो आपकी जो अंडर राइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, आप डिवेंचर्स इशू करते हो, इशू करते टाइम जो भी कॉस्ट आ रही, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है क्लास यहाँ पे. अगर आप इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स करते हो, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, तो क्लास उसके अंदर जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है, हाई फ्लोटेशन कॉस्ट. वेयर एज क्लास अगर वहीं पे आप दूसरा एग्जांपल लेते हो, अगर आप कैपिटल इशू करते हो बाय लोन्स एंड एडवांसेस, तो वहां आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो कम होती है. तो ये बहुत बेसिक एग्जांपल लिया मैंने. फाइनेंसिंग डिसीजन में भी मैंने एग्जांपल लिया था, वहां पे हमारा एग्जांपल जो था वो डेट और इक्विटी को लेके था. यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल लिए ताकि आपके पास एग्जांपल्स की वैरायटी हो. तो अगर आप पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स करते हो क्लास, तो बहुत कॉस्ट होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होती है. वहीं पे अगर आप लोन ले रहे हो, सिंपल से लोन्स एंड एडवांसेस से आप कैपिटल इशू कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो क्या होगी, वो कम होगी. ठीक है, तो बहुत सिंपल पॉइंट है क्लास फ्लोटेशन कॉस्ट का. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास रिस्क कंसीडरेशन. सेम पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से कह रही हूं फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि अगर हम क्लास कंपेयर करें डेट एंड इक्विटी को, तो ये फॉर ऑब्वियस रीजंस हमें पता है कि जो डेट है वो मोर रिस्की है. व्हाई? क्योंकि डेट के अंदर आपकी एक कमिटमेंट है टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस. आपको अच्छे से पता है कि डेट के अंदर आपके पास फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो आपको पे करने ही करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट. सिंपल सी बात है, अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे तो डिबेंचर्स होल्डर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने देना ही देना है, एंड मेच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रीपे करना ही करना है, चाहे कैसे भी. इट डजंट मैटर वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही देना है. तो इस वजह से जो डेट है क्लास, उसके अंदर जो हमारी फाइनेंशियल रिस्क है वो ज्यादा होती है. इसी को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क. हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं. फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है? रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. की फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस आप नहीं पे कर पा रहे हो, यू आर अनेबल टू मीट द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, वो होती है हमारी फाइनेंशियल रिस्क. वो डेट में ज्यादा है क्योंकि इसमें आपको फिक्स चार्जेस पे करने ही करने हैं. इक्विटी में ये चीज इक्विटी को लेस रिस्की बनाती है. व्हाई? क्योंकि इक्विटी में जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो वो फिक्स नहीं होता. इट्स नॉट फिक्स कि हर साल आपको सेम रेट ऑफ डिविडेंड ही डिक्लेयर करना है. अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे दो, अगर आपको ठीक ठीक प्रॉफिट हुआ है तो आप एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दे दो. अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट बहुत कम हुआ है या आपको लॉस हुआ है तो आप डिविडेंड मत दो. आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? तो इक्विटी की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि इक्विटी में आपको फिक्स्ड पेमेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट की कंपल्शन नहीं है. तो यहाँ पे जब फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है तो इक्विटी में फाइनेंशियल रिस्क क्या है? कम है. ठीक है, तो क्लास अब आपको ये देखना है, आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग देखना है, क्या कंपनी की कैपेबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल रिस्क उठा सकती है. अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी फाइनेंशियल रिस्क उठाने लायक है, फिक्स पेमेंट करने लायक है, तो ही आप डेट सिक्योरिटीज इशू करो. अगर आपको लगता है नहीं हमारी फाइनेंशियल रिस्क जो है हम नहीं उठा सकते या हमें फाइनेंशियल रिस्क को ज्यादा नहीं करना है,
तो आप इक्विटी को ऑप्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? ये चीज क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट बहुत सिंपल थे क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है हम फाइनेंसिंग डिसीजन में कवर कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप एनसीईआरटी से इस पॉइंट को रीड करेंगे तो बहुत ही कम लाइंस में इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको ध्यान से समझना है क्लास इस पॉइंट को। क्लास देखो, अगर फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा इशू कर देता है, ठीक है, डेट काफी ज्यादा इशू कर देता है, तो क्लास क्या होता है, फर्दर डेट रेज करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फर्म अनलिमिटेड डेट इशू कर सकता है, अनलिमिटेड कर्जा ले सकता है, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी कि आप इतना ही पैसा जो है आप डेट के थ्रू रेज कर सकते हो। अनलिमिटेड अमाउंट तो किसी भी फर्म का अलाउड नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट रेज कर चुके हो तो फर्दर डेट रेज करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा डेट कभी नहीं इशू करना चाहिए, डेट को थोड़ा कम इशू करो ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि जरूरत पड़ने पर आप और डेट इशू कर सको। आपको एग्जांपल से समझ आएगा क्योंकि ये पॉइंट है ही थोड़ा ट्रिकी, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, कंपनी काफी अच्छे लेवल पे काम करे, सब ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कंपनी की जो डेट लेने की कैपेसिटी है वो 500 करोड़ है। कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी की वर्थ मिला के कोई भी बैंक या मतलब आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट वर्दीनेस को देख के सपोज करो कंपनी की डेट कैपेसिटी ₹500 करोड़, यानी कंपनी इतने का डेट इशू कर सकती है, इतना कर्जा मार्केट से ले सकती है। अब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, 500 करोड़ में से ये उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, ये उनकी लिमिट है, सपोज करो ये उनकी डेट की लिमिट है। ध्यान से समझो, आपको समझ आ जाएगा पॉइंट इजीली। अब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्होंने डेट रेज कर दिया ₹498 करोड़ का, ठीक है। अब आप देखो इनकी जो लिमिट है 500 करोड़ वो तो इन्होंने यूज कर ली अप्रोक्सीमेटली। 498 करोड़ का अगर आप डेट ले रहे हो, आपकी लिमिट 500 की है, तो यानी आप कंप्लीटली अपनी लिमिट को यूज कर चुके हो डेट की। तो वही बोला क्लास, इफ अ फर्म यूजेस एक्सेस डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बहुत ज्यादा इशू कर देते हो तो जो आपकी फर्दर डेट रेज करने की कैपेसिटी रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब मान लो एबीसी लिमिटेड को कल को 50 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़े डेट रेज करने की, तो वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि 498 करोड़ वो ऑलरेडी इशू कर चुके अपनी 500 की लिमिट में से। तो अगर कभी अनफोर्सीन या इमरजेंसी सिचुएशन में एबीसी लिमिटेड को 50 करोड़ के डेट की जरूरत पड़ी, उन्हें 50 करोड़ पैसा चाहिए थ्रू डेट, तो दे कैन नॉट इशू क्योंकि वो अपनी पूरी लिमिट यूज कर चुके हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इसलिए क्लास कहा जाता है कि हमेशा आप अपना डेट इतना इशू करें। फॉर एग्जांपल अगर एबीसी लिमिटेड करती 250 करोड़, तो अपना डेट इतना इशू करके रखो कि कभी अनफोर्सीन सिचुएशन हो, कभी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो और डेट रेज करने की। जैसे 500 में से 250 करोड़ उन्होंने डेट रेज किया है, तो उनके पास अभी भी 250 करोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप पॉइंट समझ आया? तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए फर्म को अपनी बोरोइंग जो कहते हैं पावर को मेंटेन करना है। अगर आपकी इतनी लिमिट है तो लिमिट को फुल यूज मत करो, उससे कम डेट रेज करो ताकि अनफोर्सीन सिचुएशन में आपके पास और बोरोइंग पावर हो। इज दिस पॉइंट क्लियर क्लास? इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि फर्म जो है अपनी लिमिट फुल यूज कभी ना करे। लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग डेट इतना रेज करे कि उसके पास फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी बचे। यस क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल कंसीडरेशन। ये भी हम वैसे तो पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास। पहले फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, फैक्ट्स को समझ लेते हैं। इक्विटी में क्या होता है क्लास? इशू ऑफ मोर इक्विटी शेयर्स लीड टू डायलेशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। यस, अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ने का क्या मतलब है कि उनको वोटिंग पावर मिलेगी। दे विल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है कंपनी में वो डाइल्यूट होने लग जाएगा, वो धीरे धीरे लूज होने लग जाएगा, कम पड़ने लग जाएगा। व्हाई? क्योंकि
जैसे जैसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे तो ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपनी में वोटिंग पावर मिल जाएगी, यानी एज सच जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन डेट फाइनेंसिंग में ऐसी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है क्लास। आप कितने भी डिवेंचर्स इशू करो, आपके कितने भी डिवेंचर होल्डर्स हो, किसी को भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। एंड वोटिंग राइट नहीं मिलने की वजह से ना ही वो आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करते हैं। तो आप ध्यान से सुनो क्लास, यानी जो कंपनीज या जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हमारा ही कंट्रोल रहे बिजनेस पे, हमारा कंट्रोल कम नहीं हो, तो ऐसे केस में क्या प्रेफर करना चाहिए? डेट। क्यों? क्योंकि डेट के अंदर किसी को भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, कोई भी डिवेंचर होल्डर आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यानी अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपकी मैनेजमेंट ये चाहती है कि सारा कंट्रोल हमारे पास रहे, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, तो दे मस्ट प्रेफर डेट। वहीं पे अगर कंपनी को, मैनेजमेंट को या शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल लूज होने से या कंट्रोल डाइल्यूट होने से, देन दे कैन गो फॉर इक्विटी। दिस थिंग क्लियर क्लास? ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लास आपने सेबी के बारे में सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो पूरी सिक्योरिटीज मार्केट पे नजर रखती है, उसे रेगुलेट करती है, उसे सुपरवाइज करती है। ठीक है, सेबी इज द वॉच डॉग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। आप क्लास ध्यान से सुनो, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है जिसे हर कंपनी को फॉलो करना है। तो जब भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, यानी कंपनी डिसाइड करती है कि वो शेयर्स इशू करेगी या वो डिबेंचर्स इशू करेगी, वो कौन सी सिक्योरिटी मार्केट में इशू करेगी, उससे पहले उसे सेबी गाइडलाइंस को अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि उसे सेबी गाइडलाइंस फॉलो करना है। इट इज मैंडेटरी, इट इज लीगली रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी व्हाइल इशूइंग सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो क्लास कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम, यानी ये डिसाइड करते टाइम कि वो शेयर्स कितने इशू करेंगे, कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे या बैंक से लोन लेंगे, वो क्या करेंगे, जो भी वो करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर अपना मेंटेन करने के लिए, जो भी सिक्योरिटी इशू करेंगे, जहां से भी फंड्स लेंगे, उन्हें उससे पहले सभी गाइडलाइंस को देख लेना, सभी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि उन्हें वो फॉलो करनी है। ठीक है क्लास, इवन अगर आप लोन भी लेते हो ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो भी सभी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। तो अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते टाइम कंपनी ये देख ले कि सेबी गाइडलाइंस वो कितने इजीली फुलफिल कर पा रही है, क्या वो सेबी गाइडलाइंस को कौन से सिक्योरिटी इशू करते टाइम कंपनी को गाइडलाइन फॉलो करना आसान लग रहा है। ठीक है, मतलब आप चेक कर लो कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना आपके लिए ज्यादा इजी हो रहा है, आपके लिए शेयर्स इशू करना ज्यादा इजी हो रहा है, आपके लिए डिबेंचर्स इशू करना ज्यादा इजी हो रहा है। तो पहले आप अपनी कंपनी को देख लो, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ओपीसी है, किस टाइप की आपकी कंपनी है। फिर आप ये देखो कि सेबी गाइडलाइंस क्या है, उसके बाद मैच करो कि रिलेटिव ईज आपको किसके साथ है, मतलब किस सोर्स से पैसा इशू रेज करने में आपको आसानी है। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में आसानी है, आपको बैंक से लोन लेने में आसानी है, आपको शेयर्स इशू करना आपके लिए ज्यादा इजी है, डिबेंचर्स इशू करना आपके लिए ज्यादा इजी है। मतलब कौन सी फॉर्मेलिटीज आप इजीली फुलफिल कर पा रहे हो अंडर सेबी गाइडलाइंस, आप कौन से सोर्स की जो गाइडलाइंस है वो इजीली फुलफिल कर पा रहे हो, कंपनी को वो डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद ही कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। दिस पॉइंट क्लियर क्लास? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, स्टॉक मार्केट कंडीशन। बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं क्लास की जो हेल्थ है कैपिटल मार्केट की, कैपिटल मार्केट की इस टाइम क्या कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आपके लिए डेट इशू करना चाहिए या आपको इक्विटी इशू करनी चाहिए। आपको पता है क्लास, एक होता है बुलिश फेज। बुलिश फेज मतलब व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, कंपनीज आर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड कंपनीज जो है बहुत ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं एंड पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, वो बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं, बहुत शेयर्स की डिमांड है।
तो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का बुलिश फेज चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव और बहुत बढ़िया चल रहा है. पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन द शेयर मार्केट. ऐसे में क्लास हमेशा 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 कंपनी को इक्विटी इशू करनी चाहिए. वाई? क्योंकि मैं फिर कह रही हूं, इस टाइम जो लोग हैं, मतलब जो बुलिश पीरियड का टाइम जो लोग हैं, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, they are ready to invest money in equity, they are ready to invest money in share market. तो ऐसे केस में कंपनी को इक्विटी इशू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में कंपनी को अपने शेयर का गुड मार्केट प्राइस मिलेगा. अरे बुलिश फेज में जो 100 रुपए का शेयर है वो 1000 रुपीज का बिकता है, बिकॉज देयर इज सो मच डिमांड इन द मार्केट. शेयर्स की इतनी डिमांड है, लोग पैसा लगाने को तैयार है. तो ऐसे केस में आपको इक्विटी इशू करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलता है अपने शेयर्स का. लेकिन वहीं पे क्लास जब मार्केट बियरिश है, मैंने आपको पहले बताया था बुलिश कहां से बना है, बुल से, एंड बियरिश बना है बियर से. मैंने आपको रेलेवेंट मीनिंग बताया था, क्या रेलेवेंस है बुल की, क्योंकि जो बुल है वो काफी एक्टिव है, काफी फिरोशियस है. इसी तरह शेयर मार्केट इस टाइम काफी फिरोशियस और एक्टिवली चल रही होती है. बियर लेजी है, उसी तरह इस टाइम शेयर मार्केट काफी डिप्रेस स्टेट में होती है. कंपनी इतना डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही होती. पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, लोग अपना पैसा इक्विटी में लगाना नहीं चाहते. शेयर मार्केट का बुरा हाल होता है और ना ही आपको शेयर का अच्छा प्राइस मिलता है. तो ऐसे केस में क्लास हमेशा क्या इशू करना चाहिए, डेट, क्योंकि लोग शेयर्स में पैसा लगाने को तैयार नहीं है. यहाँ पे आपको जो शेयर्स का प्राइस है, अपने शेयर का एक अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क. तो बुलिश मार्केट में जब स्टॉक मार्केट राइज कर रहे हो तो आपको हमेशा इक्विटी इशू करनी चाहिए, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा. और डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट यानी बेरिश फेज में आपको शेयर्स इशू करने में काफी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ऐसे यहाँ इस टाइम पे पब्लिक शेयर्स में पैसा लगाने को रेडी नहीं होती, आपको अच्छा प्राइस भी नहीं मिलेगा. ऐसे केस में आपको क्या इशू करने चाहिए, डेट. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट. Last point is very simple class, capital structure of other companies. क्लास देखो, आप एक इंडस्ट्री में हो, सपोज करो आप गारमेंट्स इंडस्ट्री में हो, ठीक है, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हो, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो. तो आपको ऐसा नहीं करना कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो तो जो दूसरी कंपनी है सेम इंडस्ट्री की, वो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करो. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और आप देख रहे हो कि जो कंपनी है टाटा, वो तो यार ज्यादा इक्विटी इशू कर रही है, डेट कम इशू कर रही है. तो अपनी कंपनी की कंडीशन देखे बिना आप ब्लाइंडली इंडस्ट्री नॉर्म्स को अगर फॉलो करोगे तो वो आपके लिए कोई मिस हैपनिंग क्रिएट कर सकता है. आप पहले अपनी कंपनी के रिस्क को एनालाइज करो. फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो टाटा कंपनी ने तो बहुत डेट इशू कर लिया, उसने तो फाइनेंशियल रिस्क ले ली अच्छी खासी, और आप ब्लाइंडली बिना सोचे समझे टाटा को फॉलो करते हो और आप भी डेट इशू कर देते हो. तो ऐसा नहीं करना है. आप पहले अपनी कंपनी की कंडीशन देखो कि आर यू एबल टू टेक सच अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. तो इसमें यही बोला क्लास, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज में कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री की और कंपनीज को देख के आपको ब्लाइंडली इंडस्ट्री नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है. आप अपनी सिचुएशन देखो, अपनी कंपनी की सिचुएशन को एनालाइज करो, तब आप कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लो. ठीक है, सिंपल पॉइंट है. यानी आपको ब्लाइंडली इंडस्ट्री नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना है, अपनी कंडीशन देखो, अपनी सिचुएशन देखो, देन कम टू अ डिसीजन. तो क्लास अब हमारे 14 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के. हर पॉइंट आई हैव ट्राइड कि हम डिटेल में कवर करें, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, कोई भी केस स्टडी आए तो वो मिस ना हो. इसके लिए कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और केस स्टडी इस चैप्टर की काफी ट्रिकी होती है. तो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, चीजों को समझो तो आप सभी तरह के क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, केस स्टडी हो, सब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन आप कर लो. इज दैट क्लियर? तो क्लास अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.